अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2024 दोस्तों ये एक गोल्डन टाइम था रेलवे स्टॉक्स के लिए, क्योंकि इस टाइम में हर एक रेलवे कंपनी का स्टॉक 5 गुना, 10 गुना, कुछ तो 20 गुना भी हो गए थे। इसी टाइम पीरियड में IRFC, इस कंपनी का स्टॉक जो 2 साल से IPO के प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा था, वो 25 रुपये से बढ़ के सीधा 230 रुपये पे पहुंच गया। लेकिन फिर आता है बजट 2024, जिसमें 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स होती है। पहला ये कि स्टॉक मार्केट की इनकम पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है उसको बढ़ाया जाता है, और दूसरा रेलवेज को लेकर जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट से, वैसा कुछ नहीं होता। और इसके बाद तो मानो भूकंप ही आ गया। सारे रेलवे स्टॉक्स में एक कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला। IRFC का शेयर जो एक प्राइस पे 230 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आज वो 45% से क्रैश कर चुका है। और बहुत सारे लोग जो इस स्टॉक में एक हाई प्राइस पॉइंट पे फंस चुके हैं, वो ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह ये स्टॉक रिकवर करके उनके प्राइस पॉइंट पे पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। इस पॉइंट पे कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, क्या कंपनी इस पॉइंट पे सस्ती है या फिर अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और एंड में कंपनी से रिलेटेड कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुई है जिससे कंपनी का फ्यूचर आउटलुक हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं IRFC इस कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उससे। तो दोस्तों इस कंपनी की सबसे पहली और सबसे मेजर प्रॉब्लम है ओवर वैल्यूएशन की। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये कि किसी भी कंपनी की जो प्रॉफिट में ग्रोथ होती है और जो कंपनी का स्टॉक प्राइस होता है, लॉन्ग टर्म में ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। अब IRFC ये जो कंपनी है वो 2021 और 22 में बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड थी, और उस टाइम पे कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा थी। जैसा आप इस डेटा में देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का प्रॉफिट जो 3,200 करोड़ के अराउंड था, वो सिर्फ 2 ही साल में बढ़ के 6,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। और उस टाइम पे इस कंपनी का स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, और साथ ही में इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो था वो सिर्फ 5 के अराउंड था। और यही हाल बाकी सारी रेलवे कंपनीज का भी था। लेकिन फिर पिक्चर में आती है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रेलवे का बजट पहले 1.6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.15 लाख करोड़ कर देती है, फिर उसके अगले साल उसको और बढ़ा के 2.45 लाख करोड़ कर देती है। यानी सिर्फ 2 साल में रेलवे के बजट को 50% से ज़्यादा से बढ़ा देती है। और जब इन्वेस्टर्स रेलवे सेक्टर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस बढ़ते हुए देखते हैं तो वो दौड़े चले जाते हैं रेलवे स्टॉक्स को खरीदने के लिए। और ये जो रेलवे के स्टॉक्स जो काफ़ी अंडर वैल्यूड थे, वो 10-10, 20-20 गुना हो जाते हैं और एक बबल टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। अब अगर ये स्टॉक्स 3 गुना या 4 गुना हो जाते तो वो फिर भी ठीक था, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड थे। लेकिन ये स्टॉक्स अपनी अर्निंग्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब इन कंपनीज के अर्निंग्स में एक स्लो डाउन देखने को मिलता है, प्लस बजट में डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आती है, तो इन सारे स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलता है। जैसे IRFC के केस में अगर मैं पिछले 2 साल का डेटा देखूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें कितनी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इस साल जो है वो सिर्फ 2 से 3% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है इस कंपनी से। अब IRFC जो है वो एक NBFC कंपनी है जो रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए लोन्स बांटती है, और इन लोन से वो अपना पैसा कमाती है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से इस कंपनी ने 0 डिसबर्समेंट की है, यानी कोई भी नया लोन नहीं बांटा है। और अगर हम कंपनी का AUM देखें, यानी कंपनी ने टोटल कितने लोन्स बांट के रखे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो लोन्स हैं वो स्टैग्नेंट रहे, और पिछले 2 साल में तो उसमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। और यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से IRFC के शेयर में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। और अगर मैं इस पॉइंट पे भी कंपनी के वैल्यूएशंस को देखूं तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 3.25 के अराउंड है, जो कि टॉप की NBFCs होती है जो 20 से 25% से अपनी लोन बुक को ग्रो कर रही है, उनको मिलता है। दोस्तों जब भी हम किसी NBFC स्टॉक को वैल्यू करते हैं तब हमें 2 चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहला ग्रोथ, और दूसरा रिटर्न रेशियोज, जैसे ROE और ROC। अगर मैं IRFC के केस में देखूं तो पिछले 2-3 साल से तो इस कंपनी में 0 ग्रोथ है, प्लस इनके जो रिटर्न रेशियोज है वो भी इतने खास नहीं है। अगर मैं ROA देखूं तो वो 1.3 के अराउंड है, और जो ROE है वो 13% के अराउंड है। जो टॉप NBFCs होती है जिनको इतना ज़्यादा प्राइस टू बुक रेशियो मिलता है, उनके जो रिटर्न रेशियोज है वो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो ROA है वो 3 से 4% के बीच होता है, और जो ROE है वो 18 to 20% के बीच होता है। IRFC इस कंपनी के पास कुछ एडवांटेजेस ज़रूर है, जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, प्लस इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि इस कंपनी का सिर्फ एक ही क्लाइंट है जो है इंडियन रेलवेज, तो इस कंपनी के जो NPAs है वो भी 0 है। लेकिन मैं अगर ओवरऑल देखूँ इस कंपनी की ग्रोथ देख के और रिटर्न रेशियोज देख के, तो ये स्टॉक अभी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जल्दी ही चेंज हो सकती है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट है उसने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि वो सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप इस अपडेट में देख सकते हैं
कि कंपनी ने MOU साइन किया है NTPC और राइट्स इन सारी कंपनीज़ के साथ ही में कंपनी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, कोल ब्लॉक्स के लिए जो बिडिंग होती है उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है अपने बिजनेस को। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इन सारे प्रोजेक्ट से कंपनी को अगर कोई सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसके लिए कुछ साल ज़रूर लग जाएंगे और तब तक हो सकता है कंपनी का जो स्टॉक है वो साइडवेज ट्रेंड में ही रहे। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आई होप आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।